ये कहानी है मधु की। मधु विजयनगर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कुछ समय पहले उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिससे बहुत अकेली हो जाती है और उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटा करती थी और उन लकड़ियों को पास ही के सेठ को बेचाया करती थी। उसी पैसों से जैसे तैसे वह अपने घर का गुजारा करा करती थी, पर वो पूरी तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखने में असमर्थ थी, क्योंकि लकड़ियों से उसको इतना धन इकट्ठा नहीं हो पाता था जिससे अपने घर को अच्छे से चला सके। मम्मी मम्मी देखिए मेरे कपड़े कितने ज़्यादा पुराने हो गए हैं। आप तो मुझे नए कपड़े भी नहीं दिलाती। मुझे नए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए और मिठाई में रसगुल्ले चाहिए मम्मी। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी छोटी से छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही। लकड़ियां बेचकर चंद ही रुपए मिलते हैं, जिससे 2 वक्त का खाना मिलना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें नए कपड़े दिला सकूं और तुम्हें रसगुल्ले खिला सकूं। संजना बेटा, मैंने खाना बना दिया है, तुम और राहुल खा लेना। मम्मी, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ आप खाना खाकर जंगल नहीं जाती, बस हम दोनों भाई बहन के लिए बनाकर चली जाती हैं और आप खाती ही नहीं। ऐसा क्यों? आप कहाँ पर खाना खाती हैं या फिर पूरे दिन भूखी ही रहती हैं आप? नहीं नहीं बेटा, मैं भूखी नहीं रहती, शाम को तुम दोनों के साथ आकर खा लेती। मम्मी, आप हम दोनों भाई बहन के लिए कितना कुछ करती हैं। एक समय खाना खाती हैं और हम दोनों भाई बहन को 2 समय का खाना देती हैं। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज मैं आपको भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। और संजना अपनी माँ को भूखे पेट नहीं जाने देती। वह अपनी माँ मधु को बैठा के अपने पास खाना खिलाती है और अपनी माँ का ध्यान रखती है। यह देख के मधु की आंखें नम हो जाती हैं कि उसकी बेटी संजना कितनी अच्छी है और वो कितनी समझदार है। मधु लकड़ियाँ लेके सेठ के पास जाती है और सेठ को कहती है, मधु उससे कहती है, सेठ जी क्या आप मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे सकते हैं? वो क्या है ना, मेरे बेटे को रसगुल्ले खाने का मन हो रहा है। वो मुझसे बहुत दिनों से जिद कर रहा है। बच्चा है ना, मैं कल से ज़्यादा लकड़ियाँ लेके आऊँगी, ज़्यादा काम करूँगी। आज मुझे आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिए। पर सेठ नहीं मानता और सेठ उसे डांट के कहता है कि मैं यहाँ कोई खातर नहीं खोल रखा जो सबको एक्स्ट्रा पैसे बांटता फिरूं। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, कल ज़्यादा लकड़ियाँ लेके आना तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। सेठ उतने ही पैसे देता है मधु को जितनी उसकी लकड़ियाँ होती हैं और मधु मुँह बना के रोते वहाँ से चली जाती है। और वह अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए घर जा ही रही होती है, तभी एक तेज़ तर्रार गाड़ी आती है और मधु का एक्सीडेंट हो जाता है। मधु की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये खबर संजना और उसके भाई राहुल को पता चलती है तो भागते हुए अपनी माँ के पास आते हैं। ये देखकर दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि उनकी माँ भी अब उनको छोड़ के जा चुकी है। और तभी संजना का भाई राहुल बोलता है, दीदी दीदी माँ को क्या हो गया? उनके सिर से इतना ज़्यादा खून क्यों निकल रहा है? वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? दीदी दीदी माँ से कहो ना उठ जाए। और हम दोनों भाई बहन से बातें कर रहे, वह इस तरह से क्यों है? हमसे बातें क्यों नहीं कर रही हैं? दीदी दीदी क्या हो गया माँ को? मेरे प्यारे भाई, चुप हो जाओ। हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़कर माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे भाई, खुद को अकेला मत समझो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना भी। चुप हो जाओ। माँ के जाने का तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब हमें इस शक्ति के साथ जीना होगा। और वे कुछ समय बाद शालिनी अपनी माँ मधु का अंतिम संस्कार कर देती है। माँ की मौत के बाद दोनों भाई बहन बहुत ही अकेले और उदास हो जाते हैं। दीदी बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से ज़्यादा हो गए। पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर खाना नहीं मिला तो मैं भी मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा। मुझे खाना चाहिए दीदी। मेरे प्यारे भाई, तुम चिंता मत करो। आज मैं जंगल जाऊंगी, लकड़ियां काटने की कोशिश करूंगी और तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। संजना जंगल चली जाती है, लकड़ियां काटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियां काट ही नहीं पाती। तभी वह नीचे से पड़ी लकड़ियां उठाती है और वो उन्हें ही बेचने चली जाती है।
इस गांव में मैं सबसे बड़ा सेठ हूँ जो लकड़ियाँ लेता हूँ। तूने क्या मुझे मामूली कबाड़ी समझा है? आज के बाद यह टूटी लकड़ियाँ मेरे पास मत लेकर आ जाना। अंकल अंकल, हमारे ऊपर थोड़ा रहम कीजिए। मेरे भाई ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो बहुत छोटा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। थोड़े से पैसे दे दीजिए। संजना सेठ के सामने बहुत रोती है, लेकिन सेठ संजना को पैसे नहीं देता और बेचारी उदास होकर घर आ जाती है। राहुल को बहुत तेज भूख लगी थी। वो जनरल स्टोर पर भी जाता है, कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन कोई उसे कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा था। तब वह चुपके से दुकान से सामान चुराकर भागने लगता है। तभी दुकान वाला उसके पीछे भागता है। पकड़ो पकड़ो, उस बच्चे को पकड़ो, इसने मेरी दुकान से चोरी की है, पकड़ो पकड़ो। राहुल दुकान वाले के हाथ में आ जाता है और वह राहुल को जोर से थप्पड़ मारता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। संजना भी आ जाती है। आप लोगों में जरा भी शर्म नहीं है? आपने मेरे भाई को कितना मारा है। वो कितना छोटा है और उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। आखिर मैं पूछ सकती हूँ, मेरे भाई ने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुमने इतने छोटे बच्चे को इतना मारा है? तेरे छोटे भाई ने मेरी दुकान से चोरी की है और यह कोई मामूली बात नहीं है। आज तक हमारे गांव में किसी ने चोरी नहीं की और इस छोटे बच्चे ने की है। तुम्हारी माँ तुम्हें अकेले छोड़ के चली गई, अब तो तुम चोर ही तो बनोगे। गांव वालों, मैं तो कहता हूँ इन दोनों भाई बहनों को इस गांव से निकाल देना चाहिए। देखिए, मेरा भाई चोर नहीं है, उसकी भूख ने चोरी कराई है। अगर आप उसे थोड़ा सा खाना खाने के लिए दे देते तो ये कभी चोरी नहीं करता। गांव वाले दोनों बहन भाई की एक नहीं सुनते और उन दोनों भाई बहन को गांव से बाहर निकाल देते हैं। राहुल और संजना के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उन्हें गांव छोड़कर जाना ही पड़ता है और वह अपने गांव से बहुत दूर एक जंगल में आकर रहने लगते हैं। रात हो जाने के बाद उनकी झोपड़ी में एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर राहुल डर जाता है। दीदी, ये देखो सांप, चलो यहाँ से भाग चलते हैं वरना ये सांप हमें डस लेगा। हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर एक ही सांप नहीं, बहुत सारे सांप हैं और ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं। चलो यहाँ से भागते हैं। संजना और राहुल सांप से डरकर जंगल से भागने लगते हैं और वो भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ 2 दरवाजे थे जो बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। तभी एक दरवाजे से आवाज आती है, आ जाओ प्यारे बच्चों, इस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर आ जाओ। तुम्हें बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात मिलेंगे और एक महल जैसा घर भी। उस घर के अंदर तुम एक राजकुमार और शहजादी वाली जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। आ जाओ, मेरे रहस्यमयी दरवाजे के अंदर आ जाओ। हाँ, ये पहला रहस्यमय दरवाजा जो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत, महल जैसा घर दे सकता है। लेकिन मेरे रहस्यमय दरवाजे के अंदर जो दुनिया है, वहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। वहाँ एक बीमारी के चलते बहुत लोग बीमार हैं, सेवा करने वाला कोई नहीं। अगर तुम मेरे रहस्यमय दरवाजे के अंदर आकर उन लोगों की मदद करते हो तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन तुम दोनों रहस्यमय दरवाजे में से सिर्फ एक ही दरवाजा चुन सकते हो। रहस्यमय दरवाजे, हम धन दौलत नहीं बल्कि लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम दूसरे रहस्यमय दरवाजे के अंदर जाएंगे। ऐसा कहकर संजना राहुल के साथ दूसरे रहस्यमय दरवाजे के अंदर चली जाती है और वहां जाकर दोनों भाई बहन जो देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर बाग बगीचे और एक महल जैसा घर। दोनों भाई बहन उस महल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पकवान था। दोनों भाई बहन पेट भरकर खाना खाते हैं। तभी संजना कहती है, रहस्यमय दरवाजे, वो दुनिया कहाँ है जहाँ के लोग बीमार हैं, जिन लोगों की हमें मदद करनी है। संजना, तुम बहुत अच्छी हो। हमने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली,
अब तुम यहाँ की जितनी चाहो उतनी धन दौलत लेकर जा सकती हो। दूसरे रहस्यमयी दरवाजे की बातें सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और वह रहस्यमयी दरवाजे से बहुत सारी धन दौलत लेकर आते हैं और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।